हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंस्पायरिंग स्टोरीज़ पे। आज मैं जो वीडियो लेकर आई हूँ वो चंद्रयान से नहीं बल्कि सूर्ययान से रिलेटेड है। चंद्रयान 3 के ऐतिहासिक सक्सेस के 2 हफ्ते भी नहीं हुए और इसरो एक बार फिर से इतिहास रचने जा रहा है। आदित्य L1 मिशन। इसरो की नज़र अब चांद पर नहीं बल्कि सूरज की तरफ है। आइए समझते हैं इस मिशन को गहराई से आज के इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आदित्य L1 इंडिया का पहला मिशन है जो स्पेशली सूरज को स्टडी करेगा। लेकिन जैसे चंद्रयान चांद पर लैंड किया था वैसे आदित्य L1 सूरज पर लैंड नहीं करेगा बल्कि दूर से ही सूरज को जांचेगा। इनफैक्ट ये स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी से ज़्यादा करीब होगा सूरज से। इस मिशन के दौरान खास तौर पर कहा जाए तो लॉन्च होने के बाद पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर जाकर लग्रांज L1 के अराउंड तक हेलो ऑर्बिट में घूमेगा। उस पॉइंट तक पहुंचने में इसे लॉन्च से करीब 4 महीने का समय लगेगा, पर एक बार वहां पहुंच गया तो 5 साल तक वहीं रहकर सूरज को ऑब्जर्व करेगा। इसलिए ये सिर्फ एक स्पेस क्राफ्ट नहीं बल्कि स्पेस ऑब्जर्वेटरी भी है। अब आपके मन में सबसे पहला सवाल ये आएगा कि आखिर ये लग्रांज पॉइंट क्या होता है। लग्रांज पॉइंट वह पॉइंट है जो स्पेस में 2 सेलेस्टियल बॉडीज़ का ग्रेविटेशनल फोर्स बैलेंस आउट करता है। सूरज और धरती को यहाँ हम कंसीडर करें तो 5 लग्रांज पॉइंट बनते हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि 5 लग्रांज पॉइंट कहाँ पर हैं। ये वो पॉइंट है जहाँ पर अगर हम स्पेस क्राफ्ट भेजेंगे तो स्पेस क्राफ्ट का ऑर्बिटल मोशन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के धरती के ग्रेविटेशनल फोर्स से कैंसिल आउट कर जाएंगे। इसका फ़ायदा यह हुआ कि हमें स्टेबिलिटी मिलती है। जो भी स्पेसक्राफ्ट लग्रांज पॉइंट पर भेजेंगे हमें ऑलमोस्ट कोई एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। स्पेसक्राफ्ट को उस पॉइंट पर बनाए रखने के लिए स्पेसक्राफ्ट का फ्यूल बचेगा और वो स्पेसक्राफ्ट धरती की सन के अराउंड रेवोल्यूशन के साथ साथ गोल घूमता रहेगा। इससे ज़्यादा लंबे मिशन भी किए जा सकते हैं। दूसरा फ़ायदा है कंटिन्यूस ऑब्जर्वेशन। लग्रांज 1 यानी L1 का एग्जाम्पल ले। यहाँ पर जो भी चीज़ वहाँ L1 पॉइंट पर भेजेंगे वो कंटिन्यूसली ऐसी पोजीशन पर रहेगा जहाँ से धरती और सूरज दोनों को देखा जा सके और कभी भी एक दूसरे के शैडो में सूरज या धरती छुपेंगे नहीं। खुद ही सोच कर देखो, अगर हम किसी स्पेस क्राफ्ट को लूनर ऑर्बिट में भेजते हैं या अर्थ के ऑर्बिट में भेजते हैं तो चांद के अराउंड गोल गोल घूमने से धरती बीच में छुप जाती है। इसीलिए लग्रांज पॉइंट जरूरी है और आदित्य L1 को L1 पोजीशन पर प्लेस किया जाएगा। यहीं से इसका नाम आया है आदित्य L1। इससे पहले भी जो बाकी एजेंसी हैं जो सोलर ऑब्जर्वेटरी भेजी हैं और उसे L1 पर प्लेस किया है, जैसे कि सोलर एंड हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी, शॉर्ट में सोहो। यह एक जॉइंट मिशन था नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी का। L1 और L2 सबसे इम्पॉर्टेंट लग्रांज पॉइंट है जो धरती से करीब है। जो फेमस जेम्स वेब टेलीस्कोप हैं उसे L2 पॉइंट पर प्लेस किया गया है। L2 पॉइंट पर धरती छुपा कर रखेगी सूरज को अपने पीछे, क्योंकि इसे टेलीस्कोप के लाइट ईयर्स दूर देखना है यूनिवर्स की गहराई को, तो इसलिए सूरज की रोशनी छुपानी जरूरी है ताकि कोई इंटरफेरेंस ना आ सके। इसलिए L2 पॉइंट यहाँ पर चुना गया। अगर आदित्य L1 पर वापस आए तो सूरज के बारे में क्या स्टडी करना होगा, और यही समझने के लिए हमें थोड़ा सा सूरज के बारे में जान लेना होगा। हमारे सोलर सिस्टम का सन, जिसका डायमीटर करीब 109 गुना ज़्यादा बड़ा है धरती के डायमीटर से, वजन में ये 3,33,000 गुना ज़्यादा है धरती से। अगर आपको विजुअलाइज करना है तो सूरज के साइज को तो धरती के कंपैरिजन में, तो इस एनिमेशन को आप देख सकते हैं। 1.3 मिलियन अर्थ एक सन के अंदर फिट हो सकता है। जैसे धरती के अंदर अलग अलग लेयर्स होते हैं, कोर, मेंटल, क्रस्ट, ऐसे ही सन के अंदर भी अलग अलग लेयर्स होती हैं। सबसे अंदर सूरज की एक कोर होती है। इस कोर के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होते हैं जहां पर हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस से एनर्जी में कन्वर्ट होता है। इसी एनर्जी से सनलाइट पैदा होती है और गर्मी निकलती है जो हमें धरती पर भी महसूस होती है। कोर का टेम्परेचर 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। इसके बाहर रेडिएटिव जोन 70% सन का रेडियस रेडिएटिव जोन से बनता है। फिर आते हैं कन्वेक्टिव जोन, अप्रोक्सीमेटली 30% सन का रेडियस कन्वेक्टिंग जोन से बनता है। यहाँ एनर्जी का ट्रांसफर कन्वेक्शन के थ्रू होता है, इसलिए इसको यह नाम दिया गया है। इसके बाद आता है सन का सरफेस, जिसे फोटोस्फीयर कहा जाता है। तो हम लोग इसे सरफेस कहते हैं।
लेकिन असलियत में सन का वैसा कोई सरफेस नहीं होता है जैसे धरती का सरफेस होता है, क्योंकि वहाँ सिर्फ गर्म गैसेज और प्लाज्मा मौजूद हैं, तो उसे सूरज की लोएस्ट एटमॉस्फेयर भी कहा जाता है। यहाँ पर तापमान काफ़ी हद तक ठंडा हो जाता है, 5500 डिग्री सेल्सियस। इसके ऊपर आती है क्रोमोस्फेयर की लेयर, जहाँ पर तापमान बढ़ने लगता है, 6000 डिग्री सेल्सियस से शुरू होकर 20000 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। सन की सबसे आउटर मोस्ट लेयर आती है जिसे कोरोना कहा जाता है। कोरोना की लेयर में बहुत गर्म प्लाज्मा मौजूद होता है, 1 से 3 मिलियन डिग्री सेल्सियस। जब हम सूरज को धरती से देखते हैं तो हमें फोटोस्फेयर की लेयर दिखती है, लेकिन जब सूर्य ग्रहण होता है तो हमें एक रेडिस लाइट दिखता है। सूर्य ग्रहण के चारों ओर तो बे क्रोमोस्फेयर की लेयर होती हैं और पूर्णतः सूर्य ग्रहण में बे लेयर भी छुप जाती है और हमें सिर्फ कोरोना की लेयर दिखती है। बहुत ही फेंट सा एक हेलो टाइप का बन जाता है सन के अराउंड। आदित्य L1 का मिशन है सन के ऊपरी 3 लेयर का स्टडी करना, फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर और कोरोना। लेकिन सूरज से लाखों किलोमीटर दूर आखिर ये किया कैसे जाए, यही जानने के लिए हमें यह जानना होगा कि सूरज से बाहर आखिर क्या क्या निकलता है। हम सब तो ये जानते ही हैं कि हीट और लाइट निकलते हैं, लेकिन इसके अलावा सूरज से हर प्रकार के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी निकलते हैं। इससे ना सिर्फ हमें विजुअल लाइट आंखों से दिखती है, बल्कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, यूवी रेज, जिसकी वजह से स्किन कैंसर होता है, इंफ्रारेड रेडिएशन, रेडियो वेव्स, एक्सरेज, गामा रेज। ये एक्सरेज और गामा रेज भी हार्मफुल होते हैं, लेकिन हमारी धरती की एटमॉस्फेयर इससे हमें प्रोटेक्ट करती है। लेकिन इन सब के अलावा सूरज से निकलती है सोलर विंड। सोलर विंड एक बेसिकली बहुत बड़ा बहाव है चार्ज इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का। ये सोलर विंड जब धरती के मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट करती है तो हमें नॉर्दर्न लाइट्स देखने को मिलता है। यही सुंदर सी रोशनी आसमान में स्वीडन, फिनलैंड, आइलैंड जैसे देशों में देखने को मिलती है। इसके अलावा सूरज से निकलती है कोरोनल मास इंजेक्शन, CME। यह सोलर विंड और मैग्नेटिक फील्ड के बहुत बड़े बर्स्ट होते हैं। फिर निकलते हैं सूरज से कभी सोलर फ्लेयर्स, जो लाइट और एनर्जी को इंटेंस फ्लैशेस होते हैं। कई साइंस फिक्शन फिल्मों में इसका मेंशन किया जाता है, जिसमें एक फिल्म में भयंकर सोलर फ्लेम निकलता है जिसकी वजह से पूरी दुनिया खत्म हो जाती है। अभी इन सब चीज़ों को मेज़र करने के लिए आदित्य L1 पर 7 इंस्ट्रूमेंट्स लगे हैं, जिसे 7 पेलोड्स कहते हैं। पहला है विजुअल इमेशन लाइन क्रोनोग्राफ, शॉर्ट में VELC। ये कोरोना लेयर की स्टडी करेगा और कोरोनल मास इंजेक्शन को ऑब्जर्व करेगा। दूसरा है सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, शॉर्ट में सूट। यह सूरज की फोटोस्फेयर और क्रोमोस्फेयर की इमेजिंग लेगा। तीसरा सोलर लॉ एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, शॉर्ट में सोलेक्स। और चौथा हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, शॉर्ट में हेलियोस। ये दोनों सूरज से निकली एक्सरेज को स्टडी करेगा, स्पेशली सोलर फ्लेयर्स को। पांचवा आदित्य सोलर विंड प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट, शॉर्ट में स्पेक्स। और छठा प्लाज्मा एनालिसिस पैकेज फॉर आदित्य, शॉर्ट में पापा। ये दोनों सोलर विंड को स्टडी करेंगे। सातवां एवं आखिरी पेलोड में मैग्नेटोमीटर MAG, जिसका काम है मैग्नेटिक फील्ड को मेज़र करना, वो मैग्नेटिक फील्ड जो इस L1 पॉइंट पर आ रही हैं। तो इन सातों में 4 पेलोड सूरज को स्टडी करेंगे, बाकी पेलोड्स L1 पॉइंट के आसपास मेजरमेंट लेंगे। अब तो ये बात समझ ही गए होंगे कि इस यूनिवर्स की मेजरमेंट के जानने के लिए हमें धरती से बाहर निकलना पड़ेगा। कैसी लगी जानकारी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।